अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुआ कुछ यूँ कि इसराइली फ़ौज के बहुत सारे फ़ौजी दो बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद थे। हमास ने इन बिल्डिंगों को धमाके से उड़ा दिया कि जिसमें 21 इसराइली फ़ौजियों की मौत हो गई और तकरीबन 50 फ़ौजी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। और ये मालूमात इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई थी। लेकिन अब इस हमले में मरने वाले फ़ौजियों की तादाद 24 हो चुकी है और बहुत सारे फ़ौजी बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। और इसराइल की कई टीमें मलबे को हटाकर अपने फ़ौजियों को वहाँ से निकाल रही हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि मरने वाले फ़ौजियों की तादाद और भी बढ़ सकती है और जो बुरी तरह से ज़ख्मी है इनमें से भी बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि ये लोग बड़े ख़तरनाक तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। और ये हमला कितना ज़्यादा बड़ा था अभी आपको आगे पता चल जाएगा। इस हमले को लेकर पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त शौक की लहर दौड़ चुकी है। इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म और इसकी हुकूमत गम में डूबी हुई है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक अब तक का हमला इसराइली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमास ने किया है कि जिसमें इसराइल के इतने सारे फ़ौजी मारे गए हैं। और नेतन्याहू ने कहा है कि जब से जंग शुरू हुई है इतना ज़्यादा कठिन दिन हमारी ज़िंदगी में नहीं आया। जंग शुरू होने के बाद सबसे बुरे दिन को हमने कल फील किया है। और दोस्तों, इस मामले पर इसराइल के सदर हारगोस ने भी बयान दिया है और ये कहते हैं कि कल रात खबर आई कि गज़ा पट्टी में 21 इसराइली फ़ौजी मारे गए, कि जिससे ये पता चलता है कि हमारी फ़ौज गज़ा पट्टी के अंदर कितने भारी दबाव में काम कर रही है। और इस मामले पर इसराइली मीडिया का कहना है कि गज़ा में जो कुछ हुआ इसे एक भयानक हादसा कहा जा सकता है, कि जिस तरह से लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और इस हादसे में हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे, तो अब भी इसी तरह की एक आफत हमारी फ़ौज के ऊपर आई है। दोस्तों, इसको तो आप जानते होंगे कि ये यहूदियों का एक कट्टर सियासतदान है। तो इसने कहा कि हम दुख से भरी एक दर्दनाक सुबह से गुजर रहे हैं। तो इसराइल के जितने भी सियासतदानों के बयान आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत दर्दनाक सान्य है और इतना ज़्यादा दर्दनाक कि हमने जंग के दौरान कभी ऐसा फील नहीं किया जितना कि हम आज कर रहे हैं। और जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं इनमें से आगे बहुत सारे लोग मरेंगे, लेकिन इसराइल आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंगें ही उनके ऊपर जा गिरी थीं। दोस्तों, अब इसराइल और हमास के मामले में एक और ख़बर भी बहुत गर्दिश में है, और वो ये कि इस हमले के बाद इसराइल ने एक प्रपोज़ल हमास के सामने रख दिया है कि हम 2 महीने तक सीज़ फायर के लिए राज़ी हैं, आप हमारे सारे बंदों को छोड़ दें। ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि इसराइल 2 महीने के लिए सीज़ फायर के लिए राज़ी हो चुका है, लेकिन शायद हमास इस 2 महीने की सीज़ फायर के लिए मुश्किल से राज़ी हो। दूसरी तरफ अमेरिका ने 6 ममालिक के साथ मिलकर कल यमन पर जो बमबारी की, तो इस पर हौसियों ने कहा है कि अमेरिका ने हमारी 18 जगहों पर हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका के ये हमले हमें नहीं डरा सकते। और अमेरिका चाहे कितने भी हमले कर ले, लेकिन हमारा जो स्टैंड फ़लस्तीन के लिए है वो आगे भी बरकरार रहेगा। हमारी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है, आप गज़ा पर हमले बंद कर दो, हम रेड सी में हमले बंद कर देंगे। और अमेरिका ने ये जो हमारे ऊपर 18 हमले किए हैं, तो इसका बहुत बड़ा बदला बहुत जल्द अमेरिका से हम लेंगे। दोस्तों, अमेरिका का जो इत्तेहाद बन चुका है तो इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल हो चुका है, और अब न्यूजीलैंड ने भी तस्दीक कर दी है कि वह रेड सी में समंदर को महफूज बनाने के लिए अपनी एक टीम भेजेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी मुल्क इसराइल को ये नहीं समझा रहा कि अगर तुम गज़ा पर हमले करने छोड़ दो तो हौसी भी रेड सी से पीछे हट जाएंगे। लेकिन रेड सी में हौसियों को रोकने और छोटे से यमन को घेरने के लिए पूरी दुनिया ही रेड सी में आ रही है। तो आइए अब आपको सबूत के साथ सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, दुबई और इन सारे ममालिक का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि रेड सी के अंदर पाबंदी होने के बावजूद भी इसराइल को किसी सामान की किल्लत का सामना क्यों नहीं? तो इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे ममालिक ट्रकों के ज़रिए दुबई और बहरीन की बंदरगाह से इसराइल तक खुराक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों को तो इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब खुद इसराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हाँ, हौसिस की नाकाबंदी को तोड़कर सऊदी अरब और जॉर्डन, दुबई और बहरीन की बंदरगाह से लगातार इसराइल के अंदर ट्रकों में सामान भर कर ला रहे हैं। और इसराइली हुकूमत की तरफ से बाकायदा इस बात की मालूमात दी गई हैं। तो इसीलिए तो इसराइल रेड सी में यमन के हौसिस के ऊपर हमला करने के लिए अपनी फ़ौज को नहीं भेज रहा। और दोस्तों, यमन के ऊपर अमेरिका जो हमले कर रहा है वो और ममालिक के साथ मिलकर कर रहा है। इसराइल की फ़ौज इस ग्रुप में शामिल नहीं और ना ही इसराइल इसको लेकर कुछ बयान दे रहा है। और इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इसराइल का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद इस बात को कह रहा है कि सऊदी अरब और जॉर्डन ट्रक भर भर कर हमारे मुल्क के अंदर ला रहे हैं। तो ये सारे के सारे मुस्लिम ममालिक पूरी तरह से यहूदियों के गुलाम बने हुए हैं। एक और ख़बर भी आपको बता दूं कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन करने की बात सऊदी अरब जो कह रहा है कि हम इस शर्त पर करेंगे कि जब आप गज़ा और फ़लस्तीन को आज़ाद करोगे और एक अलग मुल्क का दर्जा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा।
اور 1 سال کے اندر اندر میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ دوبارہ تعلقات بنا لے گا۔ اور دوستو یہ اسرائیل کا ایک وزیر ڈنکی کی چوٹ پر اور کھلے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، تو لگتا تو یوں ہے کہ اندر ہی اندر یہ معاملہ سیٹ ہے اور سارے لوگ ملے ہوئے ہیں، کسی کو غزہ اور فلسطین کی کوئی فکر نہیں۔ یہ لوگ اسرائیلی یہودیوں کے پیٹ تو بھر رہے ہیں، لیکن غزہ کے اندر حالات سے ان لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ دوستو حماس کے ایک اسپوک پرسن نے بتایا کہ غزہ کے اندر اس وقت بھوک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بہت جلد تقریباً 5 لاکھ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ تو 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بھوک کا سایہ منڈلا رہا ہے اور ان کی موت بھوک کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اور اب آئیں ذرا ترکی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے تو اس نے بہت سارے مسلمان رہنماؤں کے چہروں سے نقاب اتار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وہم میں تھے کہ طیب اردگان فلسطین کا بہت بڑا ہمدرد ہے، لیکن اب ذرا سنیے گا کہ ترکی کے اندر ان کی حکومت نے کیا قانون بنایا ہے کہ ترکی کا کوئی بھی بندہ یا ترکی کی کوئی بھی کمپنی اگر اسرائیل کی کسی کمپنی یا بندے کے ساتھ ڈیل کرے گی تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوستو تھوڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ رجب طیب اردوان نے فلسطین کی سپورٹ میں ایک قانون بنایا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی کوئی بھی کمپنی کوئی بھی انسان اگر اسرائیل کی کسی کمپنی کے ساتھ بزنس کرتا ہے تو اس کے اوپر جرمانہ ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو جیل کے اندر بھی ڈالا جائے گا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کمپنیوں کو تو بین کر دیا گیا ہے، لیکن خود ترکی کی حکومت جہاز بھر بھر کر اسرائیل کو بھیج رہی ہے، اور استنبول سے ایک جہاز ترکون چلا تھا جو اسرائیل کی بندرگاہ حیفا تک پہنچ چکا ہے اور اس میں بہت سارا سامان بھرا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رجب طیب اردوان نے 2024 کے لیے بھی اسرائیل کے ساتھ کئی سارے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ دوستو پچھلے سال تقریباً 10 ارب ڈالر کا ترکی نے اسرائیل کے ساتھ کاروبار کیا تھا، اور اس سال بھی وہ یہ کاروبار اسرائیل کے ساتھ جاری رکھے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے ٹینکوں میں اور جہازوں میں جو تیل پڑتا ہے اس تیل کا 40% بھی ترکی سے ہو کر آتا ہے، اور وہ اس پر بھی پابندی نہیں لگا رہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی کمپنی اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹ بزنس نہیں کر رہی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔